जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पक्ष। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद में यहाँ टॉपिक पढ़ेंगे हम पक्ष को। रूबी, विशाल, विनय, अंकित, सौरभ, सत्यम, सुधा, मुकेश, अश्वनी, महिमा, मीनाक्षी, आयुष, अंकित, यश, भारती, संगम। तो अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, हम लाइव हो चुके हैं, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। पक्ष टॉपिक है। हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है, तो ये जो काल अवधि है इसी का प्रयोग हम करते हैं काल में, क्योंकि क्रिया के होने न होने की स्थिति का जिससे ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। ये पूरा का पूरा पक्ष आपको ध्यान रखना है, किस पर डिपेंड है, काल पे। कल जो हमने पढ़ा था वर्ती, वो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेदों पे डिपेंड था, और ये किस पे डिपेंड है, ये काल पे डिपेंड है, जो कि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो। क्लियर? चलो जी। तो यहाँ क्या है, हर कार्य किसी काल अवधि के बीच होता है जो आरंभ से अंत तक फैला हुआ होता है। आरंभ से अंत तक फैला हुआ होता है। इस अवधि अर्थात समय यानी कि काल, इसी अवधि को हम क्या कहेंगे, अवधि को समय कहेंगे, और इसी समय को हम क्या कहेंगे, काल। तो इस अवधि समय काल में क्रिया के, किसी काल में क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलुओं प्रक्रियाओं को देखना पक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का बोध होता है, ये आपकी शॉर्ट डेफिनेशन है। तो क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का जिससे हमें पता चलता है, क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का जिससे हमें बोध होता है, उसे कहते हैं हम पक्ष। काल की परिभाषा क्या है, क्रिया के होने न होने की स्थिति का ज्ञान जिससे होता है उसे काल कहते हैं, और क्रिया के होने की प्रक्रिया, उसके प्रोग्रेस, उसके प्रोसेस का जिससे हमें पता चलता है उसे क्या कहेंगे, क्रिया का पक्ष कहते हैं। क्रिया का पक्ष 7 प्रकार के होते हैं, वर्ती 8 प्रकार की होती है, पक्ष 7 प्रकार का होता है। एक होता है आरंभद्योतक पक्ष, जहाँ हमें कार्य के आरंभ होने की सूचना मिलती है, जहाँ हमें क्रिया से कार्य के आरंभ होने का बोध होता है, उसे कहते हैं आरंभद्योतक पक्ष। एक होता है सात्यता बोधक पक्ष, जहाँ क्रिया में निरंतरता, कंटिन्यूटी होने का ज्ञान हमें होता है, उसको कहते हैं सात्यता बोधक पक्ष। तीसरा, जहाँ क्रिया के प्रोग्रेस का पता चलता है कि क्रिया निरंतर जारी है और आगे प्रोग्रेस कर रही है, उसको प्रगति बोधक पक्ष कहते हैं। फोर्थ होता है पूर्णता बोधक पक्ष, जहाँ कार्य को समाप्त हुए एक लंबा समय बीत चुका हो, वो जहाँ क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, उसको कहते हैं पूर्णता बोधक पक्ष। एक होता है नित्यता बोधक पक्ष, जहाँ जो चीज पहले भी हो रही थी, अभी भी है और आगे भी कंटिन्यू उसी स्थिति में होगी, उसी को कहते हैं नित्यता। जो आज भी थे यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, नित्यता मतलब सदैव, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो क्या कहलाता है, नित्यता बोधक पक्ष। आवर्ती मूलक पक्ष किसे कहेंगे, कोई चीज बार बार, कोई क्रिया है किसी निश्चित समय अंतराल पर वो बार बार दोहराई जा रही है, तो उसको कहते हैं आवर्ती मूलक पक्ष। एक होता है अभ्यास द्योतक पक्ष, जहां हम कंटिन्यू किसी एक पर्टिकुलर फिक्स समय पर किसी कार्य को दोबारा से करते हैं, तो उसको कहते हैं अभ्यास द्योतक पक्ष। तो ये 7 प्रकार के आपके क्या हैं, पक्ष हैं। तो दोबारा से एक बार फिर समझिए बेसिक चीजों को, फिर डिटेल में चीजों को लेके चलेंगे। पक्ष किसे कह रहे हैं, पक्ष कह रहे हैं जिससे क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था का ज्ञान होता है, जिससे क्रिया के होने के प्रोसेस का पता चलता है कि क्रिया के होने का प्रोसेस क्या है, उसका तरीका क्या है। तो क्रिया के होने के तरीके को बताने का काम कौन करता है, सेंटेंस में पक्ष करता है। कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है ये पक्ष। एक होता है आरंभद्योतक पक्ष, जहां हमें क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिले, आरंभद्योतक पक्ष। सात्यता बोधक पक्ष, सात्यता मतलब निरंतर, कंटिन्यू,
जहाँ क्रिया के कंटिन्यू होने का ज्ञान हो, सात्यता बोधक पक्ष। जहाँ क्रिया में प्रोग्रेस हो रहा है, क्रिया चल भी रही हो और आगे उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि हो रही हो, प्रोग्रेस हो रहा हो, तो प्रगति बोधक पक्ष। जहाँ क्रिया पूरी हो चुकी हो और कार्य को हुए एक लंबा समय बीत चुका हो, पूर्णता बोधक पक्ष। नित्यता बोधक पक्ष जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आज भी है, कल भी है, आने वाले समय भी रहेगा, वो क्या है? नित्यता बोधक पक्ष। आवर्ती मूलक पक्ष, जब किसी चीज को पर्टिकुलर कुछ समय अंतराल के बाद, हर समय नहीं है, कुछ समय अंतराल के बाद जब उसको बार बार दोहराया जाए तो वो आवर्ती मूलक पक्ष कहलाता है। और एक होता है अभ्यास, जब पर्टिकुलर कोई फिक्स टाइम पर डेली किसी के द्वारा अपनी आदतों में, दैनिक जीवन में जिसको बार बार क्रिया को लाया जा रहा हो, उसको कहते हैं आरंभ द्योतक पक्ष। अब आ जाते हैं डिटेल से। अगर इतनी बात समझ में आई है आपको, बेसिक जानकारी जो आपको देनी थी पक्ष की, वो ये है कि आखिरकार पक्ष है क्या। पक्ष हमें काल अवधि को बताता है, क्रिया के समय का ज्ञान हमें कराता है। दूसरा, क्रिया की प्रक्रियागत अवस्था के बारे में हमें बताता है, क्रिया हुई या क्रिया नहीं हुई, क्रिया हुई तो कितने समय पहले, क्रिया हुई तो अभी तो क्यों नहीं हुई। तो वो सब प्रक्रिया का पता हमें कहाँ चलता है? पक्ष से चलता है। आगे आ जाओ। आरंभ द्योतक पक्ष क्या कहलाएगा? इससे क्रिया के आरंभ होने, तो सेंटेंस में हम बार बार क्रिया 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 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि काल और पक्ष दो की पहचान क्रिया से ही होगी। सेंटेंस में जो क्रिया दी होती है उससे हमें दो चीजों का ज्ञान होता है। एक तो काल का पता चलता है, बिना क्रिया के काल का पता नहीं चलेगा। दूसरा, पक्ष का भी पता बिना क्रिया के नहीं चलेगा। तो सेंटेंस में जो क्रिया होती है, वाक्य में जो क्रिया वर्ब धातु होती है, वो हमें क्या बताती है? काल और पक्ष के बारे में बताती है। तो इससे क्रिया के आरंभ होने की सूचना मिलती है। आरंभ होने की सूचना मिलती है। क्रिया का काल वर्तमान भी हो सकता है, भूत भी हो सकता है और भविष्य भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। तो क्रिया चाहे वर्तमान की हो, भूत की हो या भविष्य काल की हो, जिससे क्रिया के आरंभ होने का पता चले। जैसे लगा है हमें वर्तमान काल को बता रहा है। भाई है हमें किसे बताएगा? वर्तमान को। था थे थी किसे बताएगा? भूतकाल को। तो ये वर्तमान काल की क्रिया है, ये भूतकाल की है। ठीक है, लेकिन हमें तो यहाँ पक्ष का पता करना है। पक्ष का पता कैसे चलेगा? बच्चा बोलने लगा, कार्य का आरंभ होना पाया गया, पहले नहीं बोलता था। तो ये लगा है हमें बता रहा है कि अभी कार्य आरंभ हो गया है, पहले नहीं हो रहा था। धूप निकलने लगी, पहले धूप निकलती नहीं थी, अब निकलने लगी। लड़का पुस्तक पढ़ने लगा, पहले नहीं पढ़ी जा रही थी। मरीज चलने लगा, पहले मरीज से चला नहीं जा रहा था। तो ये लगा लगी लगे से तो हमें किसका पता चला है? आरंभ द्योतक पक्ष का पता चला है। आरंभ द्योतक का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला, बोध कराने वाला, द्योतक पक्ष। तो द्योतक का मतलब क्या होता है? ज्ञान कराना, बोध कराना। तो आरंभ द्योतक पक्ष में क्या प्रयोग करेंगे जी? हम आरंभ द्योतक पक्ष में प्रयोग करेंगे लगा, लगा, लगी और लगेगा। अब इसके बाद में वर्तमान काल की क्रिया बनानी है तो है, हो, हूं का प्रयोग कर लेंगे। और अगर भूतकाल की क्रिया बनानी है तो था, थी, थे का प्रयोग कर लेंगे। तो जहां लगा है, लगी है, लगे हैं, जहां लगा था, लगी थी, लगे थे का प्रयोग हो, उसी को कहते हैं आरंभ द्योतक पक्ष। क्लियर है? हमें वर्तमान को बताएगा, था, थे, थी हमें भूत को बताएगा, लगा, लगी, लगे हमें आरंभ द्योतक पक्ष को बताएगा। राइट आंसर हो गया आपका ये आरंभ द्योतक पक्ष। सात्यता बोधक पक्ष क्या होता है जी? सात्यता बोधक पक्ष, सात्यता का मतलब होता है निरंतरता। क्या होता है? सात्यता बोधक, बोधक मतलब ज्ञान कराने वाला, समझ कराने वाला। सात्यता बोधक पक्ष, सात्यता का मतलब क्या होता है? निरंतरता। निरंतरता जिसको कंटिन्यू कहते हैं, ये किसको बताता है? सदैव को। ये किसको बताता है? सदैव को, निरंतरता को। ये किसको बताता है? लगातार को। किसको बताता है? सदैव, लगातार,
जहां किसी चीज में कंटिन्यूटी पाई जाती है। और वो कैसे पाई जाएगी जी? वो पाई जाएगी रहा, रही और रहे। अब ये जो रहा, रही, रहे हैं, इन्हीं से हमें किसका पता चलता है? कंटिन्यूटी का पता चलता है। रहा, रही, रहे हमें किसको बताते हैं? कंटिन्यूटी को बताते हैं। रहा, रही, रहे किसको बताएंगे? कंटिन्यूटी को। ये आपको ध्यान रखना है। अब उसको वर्तमान काल की क्रिया बनानी होगी तो वो इसमें है, हो, हूं का प्रयोग कर लेगा। है, हो, हूं का प्रयोग। है, हो, हूं। भूतकाल की क्रिया बनानी होगी तो इसमें था, थे, थी का प्रयोग कर लेगा। और संदिग्धता दिखानी होगी इसमें होगा, होगी, होगे का प्रयोग कर लेगा। होगा, होगी और होगे का प्रयोग। तो क्या करेगा? रहा, होगा, रही, होगी, रहे होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे। तो यानी कि निरंतरता का पता। सात्यता का मतलब निरंतरता, निरंतरता मतलब लगातार, सात्यता, निरंतरता, लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, हमें यहाँ इससे कुछ लेना देना नहीं है। लड़का पुस्तक, लड़का कल, वर्षा, लड़के अच्छे, शिक्षक कक्षा, लड़के, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब केवल क्रिया से है। और क्रिया क्या है? यहाँ रहा है, इसलिए सात्यता बोधक पक्ष है। रहा होगा, सात्यता बोधक। रही थी, सात्यता बोधक। रहे हैं, सात्यता बोधक। रहे थे, सात्यता बोधक। ठीक है, रही है, सात्यता बोधक। सात्यता मतलब निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो ये इसी को हम अपूर्णता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निरंतरता को अपूर्णता। जहां क्रिया में कंटिन्यूटी पाई जाए, क्रिया पूरी ना हो, क्रिया अपूर्ण रहे। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लगातार कार्य चल रहे हैं। लड़का कल भी इसी तरह पुस्तक पढ़ रहा होगा, अभी भी कार्य चल रहे हैं। वहां वर्षा हो रही थी, कंटिन्यूटी है। लड़के अच्छा खेल रहे हैं, कंटिन्यूटी है। शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे थे, लड़की लिख रही थी। तो ये रहा, रही, रहे ही हमें कंटिन्यूअस को बताता है। इसी को कहते हैं सात्यता बोधक पक्ष। अगर आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का संकेत मिलता है। क्रिया के निरंतर रूप से चलते रहने का संकेत मिलता है। यह निरंतरता चाहे वर्तमान काल की हो, चाहे भूतकाल की हो, चाहे भविष्यत काल की हो। तो निरंतरता वर्तमान, भूत, भविष्य में से किसी की भी हो सकती है। तो कार्य में निरंतरता है, क्रिया में कंटिन्यूटी है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? सात्यता बोधक पक्ष कह रहे हैं। इन क्वेश्चनों को केवल और केवल आप ही करके आओगे, बाकी आपके अलावा कोई नहीं करेगा। क्योंकि जितनी भी मार्केट में किताबें हैं उन किसी भी किताब में वर्ती और पक्ष का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं है। ठीक है, और पूछे जाते हैं हर जगह। अब ये प्रगति बोधक पक्ष, प्रोग्रेसिव। प्रगति बोधक पक्ष का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव। ये है आपका प्रगति बोधक पक्ष। इससे क्रिया में निरंतरता जारी रहते रहने, आगे बढ़ते रहने का बोध होता है। इससे क्रिया में निरंतर जारी रहने, क्रिया में निरंतर जारी रहने, आगे बढ़ते रहने का बोध होता है। भीड़ बढ़ती ही जा रही है, तो यहाँ पे ही का प्रयोग है, ही का प्रयोग है, ही का प्रयोग है, ही का प्रयोग है। ये अकेला ही जो कि एक निपात है। निपात हम उन अविकारी शब्दों को कहते हैं जो किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते, लेकिन जिसके साथ प्रयोग होते हैं उसमें बल ला देते हैं, उसमें विशेषता ला देते हैं। यहाँ ही इसमें विशेषता ला रहा है, बल ला रहा है, तभी तो प्रगति बोधक है। तो यानी कि इससे क्रिया के निरंतर जारी रहते हैं और आगे बढ़ते रहने का निरंतर जारी रहेगा। तो वो क्या है? रही है, रहा है, रही है के साथ में जब ही का प्रयोग होगा वो अपने आप प्रोग्रेस बताएगा। इनमें किसी में यहाँ ही का प्रयोग था नहीं, तो इनमें यहाँ रहा, रही, रहे, रहे थे ये सब है। इसमें भी यहाँ रहा, रही, रहे थे ये सब है, लेकिन इसमें रहा, रही से पहले ही का प्रयोग होगा तो अपने आप ही प्रोग्रेस दिखाएगा। भीड़ बढ़ती ही जा रही है,
बाढ़ का पानी भरता ही चला जा रहा था, लड़का पुस्तक पढ़ता ही जा रहा है, वर्षा होती ही जा रही है। तो जहां जिस सेंटेंस में क्रिया रहा रही रहे के साथ में ही का प्रयोग हो तो वो प्रगति को बताएगा, क्रिया की प्रोग्रेस को बताएगा। जहां कार्य में निरंतरता कंटिन्यूटी भी हो और साथ के साथ कार्य आगे बढ़ता जा रहा हो, क्रिया में प्रोग्रेस हो, उसको कहते हैं प्रगति बोधक पक्ष। तो ही आपकी सो ट्रिक है जिससे आप प्रगति बोधक पक्ष को पहचान सकते हो। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा है, रही है, इनका प्रयोग यहाँ पे होगा, लेकिन ही के साथ, तब ये कहलाएंगे प्रगति बोधक पक्ष। अगर ही का प्रयोग नहीं हुआ तो तब ये सात्यता बोधक कहलाएंगे, क्रिया के होने में कंटिन्यूटी मिलेगी। पूर्णता बोधक पक्ष, इससे क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध होता है। तो अर्थात क्रिया की पूर्णता हुई, क्रिया के पूरी तरह संपन्न हो जाने का बोध। वहां तो क्रिया में कंटिन्यूटी थी, क्रिया पूरी थी ही नहीं, तो इसमें पूर्णता में क्या होगा, क्रिया पूरी होगी। मैंने गीता पढ़ ली है, तो पढ़ ली ऐसे हमें पता चल रहा है कार्य कंप्लीट। लड़की दौड़ चुकी थी, कार्य हो चुका है। लड़का विद्यालय गया, कार्य हो चुका है। लड़का पुस्तक पढ़ चुका है, कार्य कंप्लीट। वर्षा रुक चुकी थी, कार्य कंप्लीट। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जहाँ कार्य को समाप्त हुए थोड़ा या अधिक, कम या ज्यादा समय हो चुका हो, उसको कहते हैं पूर्णता बोधक पक्ष। जहाँ क्रिया में किसी भी तरह की कंटिन्यूटी न हो, क्रिया स्टार्ट हुई लेकिन क्रिया अपने आप में कंप्लीट हो गई हो, उस कंप्लीट हुई क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्णता बोधक पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णता बोधक पक्ष। थैंक यू। चलो जी, तो जब आप नई चीज सीखते हो तो आपको खुशी मिलती है, और खुशी मिलती है तो उस समय आप बेस्ट टीचर बताना शुरू कर देते हो। ठीक है, और गाली देने वालों की भी कमी नहीं है। टीचिंग का प्रोफेशन आज की डेट में इतना आसान नहीं रह गया, जब से ये यूट्यूब पे जो हुआ चला है ना, ये भी अब रीजन ये है, जो भी यूट्यूब पे मनोरंजन कराएगा, बच्चों के अनुसार पढ़ाएगा, जिसको ज्यादातर चीजें बच्चा सही कर दे, वो यूट्यूब पे जो है बेस्ट टीचर हो जाएगा। और मान के चलो मैं पेपर में आने वाले तमाम डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आ जाओ यूट्यूब पे, और आप ना कर पाओ उसमें से 50 भी, तो आप अपनी कमजोरी साबित नहीं करोगे कि हमें नहीं आते। टीचर को बोलेंगे पता नहीं कहाँ से क्या करा रहे हैं। दिक्कत यही है। आप देखो इस रामायण में जो आदि पुरुष रामायण आई है, इसमें दिखा क्या रहे हैं, वही तो दिखा रहे हैं जो पब्लिक देखना चाहती है। सच्चाई तो यही है। ईमानदारी से कितने लोगों के पास वक्त है मंदिर में जाके, ठीक है, माथा टेकने की, भगवान का भजन करने की, उसमें से कितने लोगों के पास वक्त है कि राम का जो आदर्श रूप रहा है, राम का जो आदर्श चरित्र रहा है, उसमें से चीजों को अचीव करने की। अब हम राम को भगवान मानते हैं, अच्छी बात है, सारे मानते हैं, लेकिन मानने से तो होता थोड़ा ही है कुछ। अरे राम ने जो कहा उसकी कितनी बातों को हम अमल में ला रहे हैं। राम का जो चरित्र है उसमें कितने % हमारा अपना कैरेक्टर है। राम ने जो आदर्श स्थापित किए उसमें से कितनों को हम आदर्श स्थापित करके अपने समाज में दे चुके हैं। कोई मायने ही नहीं है। बस राम कहीं मिले, ठीक है, हाथ जोड़ लिए, हो गया। अब एक हमारे साथी है वरुण गोविल, वो राम का रोल किए थे रामानंद वाली रामायण में। जहां भी मिल जाते हैं लोग उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं। तो उन्होंने राम के कैरेक्टर को, चरित्र को जिस तरह से रखा और अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से बनाया, और यहाँ तक कि ये सच्चाई है, रामायण करने के बाद वो उस तरह के व्यक्ति नहीं थे जब उन्होंने रामायण नहीं किए थे। अरुण गोविल, उनके बारे में मैं पढ़ा हूँ, वो रामायण का कैरेक्टर करने के बाद में उनके अंदर वे सारे गुण आए। कोई बोले कि मैं पहले झूठ बोलता हूँ, लेकिन नहीं, लोग मुझे राम के रूप में देखते हैं। अब झूठ अगर मैं बोलूंगा तो वो कैरेक्टर का से जो मुझे सीख मिली है वो मेरा नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टीचरों के साथ भी यही हुआ कि टीचरों के साथ क्या है कि जब जब टीचर आपको पेपर के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अनुरूप डिफिकल्टी लेवल को लेके चलेगा, तब तक आप उसको पसंद करोगे नहीं। अब अंदाजा लगाइए, आप जो IAS IPS बना रहे हैं, ठीक है, जो बड़े टीचर हैं, खासकर जो ये बाजीराव रेड्डी है, उसका कौन सा टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है? ये जो बड़े टीचर हैं जिन्होंने तमाम रिजल्ट दिए IAS PCS के या दूसरे बड़े दिए हैं, जो टीचर बना रहे हैं, जो UGC नेट निकलवा रहे हैं, ठीक है, वो कौन से टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे? कोई भी नहीं, आप नाम ही नहीं जानते, आपने चेहरा ही नहीं देखा उन लोगों का। अगर उनका कुछ आएगा तो मोटिवेशन स्पीच आएगा, वो भी क्लास चलती हुई क्लास में से उठा लिया किसी ने प्रमोशन के लिए, वो अलग बात है।
लेकिन वो अपना कंटेंट नहीं देंगे, क्योंकि उस कंटेंट की कोई इज्जत ही नहीं कर पाएगा यूट्यूब पे। ये सच्चाई है। अब कोई चीज लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसकी वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है, उसके ग्राहक ही नहीं रहते, चाहे उसका रेट कम हो या ज्यादा हो। तो इसीलिए आज आप सीखे हो तो इसलिए बेस्ट टीचर बता रहे हो। और आप में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब यूट्यूब पे हम वही, जितनी मेहनत यहाँ नहीं लगती हमें, यूट्यूब पे पढ़ाने में इससे ज्यादा मेहनत लगती है। यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं पूरे पूरे, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि हम अपने आप को कभी भी उस वे में, उस फ्रीक्वेंसी में नहीं रखते हैं। और यूट्यूब पे अगर गलत हो गया, टीचर से स्पीड ज्यादा है, उसकी वजह से क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन में नया नहीं आ गया, दे दनादन अपना खिंचाई शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए आप के अंदर बस एक ही चीज है जो मैं चाहता हूं, और वो है मैच्योरिटी। जिस दिन मैच्योरिटी आपके अंदर आई, उसी दिन आप खुद अपने आप चीजों को परखना सीख जाओगे और चीजों को अचीव करना सीख जाओगे। चाहे किताब हो, किसी के नोट्स हो, किसी की यूट्यूब की क्लास हो, या किसी की ऐप पे कोई क्लास चल रही है। लेकिन समस्या क्या है कि जब जब मैं आप पे गुस्सा करता हूँ, जब जब मैं आपको मोटिवेशन करता हूँ, आप उससे इतना फायदा नहीं उठाते, ठीक है। तो पूर्णता बोधक पक्ष क्या है? जहाँ पे कार्य पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे क्या है? ये कार्य हो चुका है कंप्लीट। नित्यता बोधक पक्ष, तो नित्यता का मतलब क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। नित्यता क्या है? सार्वभौमिक सत्य। तो यहाँ इससे क्रिया के नित्य होने का बोध होता है। क्रिया पहले भी होती थी, अभी भी होती है, आगे भी होती रहेगी। इसी को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। अब सूरज पूरब दिशा में निकलता है, वो पहले भी निकलता था, अभी भी निकल रहा है, आगे भी पूरब दिशा में ही निकलेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पहले भी घूमती थी, अभी भी घूमती है, आगे भी घूमती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है, नित्यता का मतलब ये हुआ यूनिवर्सल ट्रूथ, अर्थात सार्वभौमिक सत्य है। तो क्रिया के नित्य होने का बोध हो। क्रिया पहले भी होती थी, अभी भी होती है, आगे भी होती रहेगी। सुरेश अध्यापक है, वो कल भी अध्यापक था, आज भी है, और आगे भी वो अध्यापक ही कहलाएगा। मोहन डॉक्टर है, वो पहले भी डॉक्टर था, वो एक ही बार डॉक्टर नहीं बना, वो काफी समय पहले निरंतर रूप से डॉक्टर कहलाया, आगे भी डॉक्टर कहलाएगा। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता, पहले भी निकल रहा था, अभी भी निकल रहा है, आगे भी निकलेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो पहले भी घूम रही थी, अभी भी घूमेगी, आगे भी घूमती रहेगी। मेरे पिताजी शिक्षक हैं, पिताजी मेरे कल भी शिक्षक थे, अभी भी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी वो शिक्षक ही कहलाएंगे। इसी को बोलते हैं नित्यता बोधक पक्ष। क्या कहलाया? नित्यता बोधक पक्ष कहते हैं। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है नित्यता बोधक पक्ष में क्या है। कोई चीज जो सदैव रही हो, सदैव होती हो और सदैव होती रहेगी, उसी को कहते हैं नित्यता। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। सुरेश अध्यापक है, मोहन डॉक्टर था, सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में पहले भी था, आज भी है, जाके देख सकते हो, और आगे भी रहेगा जब आप टीचर बन जाओगे तब। आवर्ती मूलक पक्ष क्या है? आवर्ती मूलक पक्ष, जहां पर क्रिया कार्य केवल एक या दो बार नहीं की जाती, बल्कि उनके बार बार होते रहने का संकेत मिलता है। जहां किसी क्रिया को केवल एक या दो बार नहीं, बल्कि जैसे योगा है, अब आज योग दिवस है, आप लोगों को शुभकामनाएं। अब योगा क्या करेंगे? 21 तारीख को कर लेंगे, 22-23 को कर लेंगे, 24 आते आते जोश खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही भारत में होता है ज्यादातर चीजें। क्रिकेट मैच चले, वर्ल्ड कप चला, या 2020 मैच आए, IPL वगैरह, तो हर किसी के हाथ में बल्ला और गेंद मिलेगा, हर कोई अपने आप को जो है धोनी बना लेगा। इसके बाद में फिर कहीं भाला फेंक में आ जाएगा गोल्ड, ठीक है, या कोई रजत कांस्य पदक आ जाएगा ओलंपिक में, तो हर कोई भाला फेंकना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर कहीं तीर कमान में आ गया निशाना लगा के पिस्टल से या कहीं पे, तो हर कोई पिस्टल से निशाना लगाते हुए मिलेगा भारत में। कुश्ती में गोल्ड मेडल आ गया, सारे पहलवान बन जाएंगे। तो कुल मिला के वो चीजें क्या है, वो कुछ मोटिवेशन देती है, जो भी ये चीज है कुछ समय के लिए। मोटिवेशन जब तक हम अपने आप खुद अपने लक्ष्य के प्रति ना हो, तो वो मोटिवेशन कभी काम का नहीं होता है।
इसीलिए यूट्यूब पे भी या बाकी टीचर जो मोटिवेशन देते हैं वो केवल आपको तैयार करने के लिए है, लेकिन आपको कंटिन्यू मोटिवेट होना है तो आप अपने लक्ष्य और उसके बाद की जो जिंदगी है उसके प्रति आप अपने को जिज्ञासु रखो। वो मोटिवेशन काम करता है। यूट्यूब पे जो खाली फुलाया जाता है मोटिवेशन के नाम पे, वो केवल 1 या 2 दिन तक काम लग आता है। जब आप उसको सुन रहे हो तब तक अच्छा लगेगा, 2 दिन बाद आप पे उस चीज का असर ही नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे है आवर्ती मूलक पक्ष में, जहां पर क्रिया केवल 1 या 2 बार नहीं बल्कि अनेक बार होते रहने का संकेत मिले। दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं। हर दीपावली पर यह क्रिया दोहराई जाती है क्योंकि दीपावली सफाई का त्योहार है। ये सच्चाई, जब भी वैसे सफाई हो या ना हो, लेकिन दीपावली पे हर घर में पेंट होगा। जिसके यहाँ पेंट नहीं होगा, पहली बार कराया, वो ठीक ठाक है तो सफाई होगी, सामान को झाड़ झूड़ के अच्छी तरीके से रखेंगे। ठीक है, तो दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं। ये आवर्ती मूलक है क्योंकि हर दीपावली पे ये क्रिया दोहराई जाती है। लड़का स्कूल जाता है, वो एक बार नहीं जाएगा, रोज जाएगा। एक दिन नहीं गया, वो प्रतिदिन गया। डाकिया चिट्ठी बांटता है, उसकी ये ड्यूटी है, उसकी नौकरी है। वो आज भी चिट्ठी बांटेगा, कल भी बांटेगा, जिस दिन छुट्टी नहीं है उस दिन भी बांटेगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, डाकिया चिट्ठी बांटता है, आवर्ती मूलक हो गया। लड़का स्कूल जाता है, आवर्ती मूलक हो गया। दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, आवर्ती मूलक हो गया। ईद पर हर कोई सेवैयां बनाता है, खिलाता है, ठीक है, तो वो आवर्ती मूलक हो गया। तो ये सब कहलाया आपका आवर्ती मूलक। अभ्यास द्योतक पक्ष, तो अभ्यास द्योतक पक्ष क्या है? जब किसी विशेष क्रिया को विशेष प्रयत्न के, विशेष प्रयास के साथ नियमित रूप से किया जाता है तो ये क्रिया सामान्य रूप से अलग हटकर होती है। इन्हें निश्चित समय अवधि पर बार बार किया जाता है। निश्चित समय अवधि पर, तो जो क्रिया निश्चित समय अवधि पर बार बार हो उसी को क्या कहते हैं हम? अभ्यास द्योतक पक्ष। और निश्चित समय अवधि का मतलब क्या है? रोज और प्रातः, प्राय, सुबह सुबह, हर रविवार, रोज रोज, सुबह सुबह, ये निश्चित समय अवधि है। एक टाइम फिक्स है, आपकी क्लास 11 बजे होती है और 12 बजे तक होती है, तो अभ्यास द्योतक पक्ष है। हम रोज 11 से 12 हिंदी पढ़ते हैं, अभ्यास द्योतक पक्ष है। तो जहां रोज, प्रातः, प्राय, सुबह सुबह, हर रविवार, हर महीने, हर वर्ष, ये सब क्या है? ये अभ्यास द्योतक पक्ष है। लड़का रोज प्रातः उठकर घूमने जाता है, ठीक है, विशेष प्रयत्न बार बार। लड़की प्राय गाने सुना करती है। खिलाड़ी सुबह सुबह दौड़ लगाता है। पिताजी हर रविवार को मंदिर में पूजा करते हैं। दादाजी रोज गीता पढ़ते हैं। लड़का रोज व्यायाम करता है। नीता सुबह सुबह सितार पर रियाज अभ्यास करती है। तो अभ्यास हो ही रहा है जब वो रियाज कर रही है, लेकिन सुबह सुबह कर रही है, रोज रोज, रविवार, सुबह सुबह, प्राय, रोज। ये बताएगा आपको कि अभ्यास द्योतक है। तो ये कह रहा है निश्चित समय अवधि, ये ध्यान रखना आप, निश्चित समय अवधि पर बार बार कोई क्रिया हो रही हो और विशेष प्रयत्न के द्वारा हो रही हो, वो क्या कहलाता है? अभ्यास द्योतक पक्ष कहलाता है। तो वो क्रिया का क्या कहलाएगा? अभ्यास द्योतक पक्ष कहलाएगा। तो ये थे आपके पक्ष 7 प्रकार के। अब इनमें से ये क्वेश्चंस हैं, आपको इनको इम्प्लीमेंट करके देना है कि किस तरीके से यहाँ पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, किस विकल्प में, प्रत्येक बच्चे को आंसर देना है। चीजों को इम्प्लीमेंट करो, गलत बेशक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सीखी गई चीज का इम्प्लीमेंट कर लिया, प्रयोग कर लिया तो जिंदगी भर के लिए वो चीज आपकी हो गई। तो किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। तो पूर्णता बोधक पक्ष कहाँ होगा? जहां क्रिया समाप्त हो चुकी है, क्रिया कंप्लीट हो चुकी हो। अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्र भक्तिपूर्ण गीत लिखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है? अब बरसात रुक गई है, कार्य की पूर्णता है। तो रुक गया, जो बरसात जो कार्य हो रहा था, जो चल रही थी, कि उसका कंप्लीट होना रुकने से पता चल रहा है। तो अब बरसात रुक गई है, तो ये क्या कहलाया? पूर्णता बोधक पक्ष। आप इसको ए भी कह सकते हो, आप इसको एक भी कह सकते हो। सात्यता बोधक पक्ष का प्रयोग है। सात्यता क्या है? निरंतरता, कंटिन्यू।
तो कहाँ होगा? जहाँ रहा रही रहेगा प्रयोग है। इसमें क्या है? जाता हूँ, जाता है। इसमें क्या है? पढ़ते हैं। यहाँ क्या है? रहा है। तो जब रहा है तो यही हो गया। तो ट्रिक का प्रयोग करो। मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, क्रिया में निरंतरता है, पहले भी था पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है, कार्य कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो सात्यता कहाँ है? सात्यता कहते हैं निरंतरता को। सात्यता किसे कहते हैं? निरंतरता को, कंटिन्यू, निरंतरता, लगातार। और लगातार कहाँ हो? जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं। राइट आंसर हो गया आपका डी, अर्थात 4। ठीक है, तो यहाँ पे वह स्नान करके मंदिर जाता है, ये तो अभ्यास द्योतक हुआ ना। ठीक है, किसी विशेष समय पे जा रहे हैं और वो अभ्यास है, विशेष प्रयत्न है, तो बी नहीं होगा, क्या होगा? डी। निम्नलिखित में से आवर्ती मूलक पक्ष किस वाक्य में है? आवर्ती मूलक, नरेश दौड़ चुका है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, डाकिया चिट्ठी बांटता है। तो डाकिया पहले भी चिट्ठी बांट रहा था, अभी भी बांटेगा, आगे भी बांटेगा। क्यों? क्योंकि वो उसका आवर्ती मूलक पक्ष है। ठीक है, तो आवर्ती मूलक पक्ष में क्या है? यहाँ पर कोई अपने ड्यूटी को कर रहा है कंटिन्यू, पहले भी कर रहा था, अभी भी कर रहा है, आगे भी करेगा, उसी को क्या कहते हैं? आवर्ती मूलक पक्ष कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया आपका डी। अरे सुरेश अध्यापक है, तो पहले भी अध्यापक था, अभी भी, आगे भी रहेगा, तो वो आवर्ती मूलक पक्ष हो गया। चिड़िया चहक रही है, निरंतरता है, सात्यता बोधक पक्ष हो गया, चिड़िया चहक रही है हमें। तो राइट आंसर हो गया आपका सी। किस वाक्य में आरंभ द्योतक पक्ष है? जहां क्रिया की आरंभ होने की सूचना मिले कि क्रिया अभी हुई है। मेरा लड़का नौकरी करने लगा, तो उनके लड़के की पहले नौकरी नहीं लगी थी, अब नौकरी करने लगा है। तो ये लगा है हमें किस क्या बता रहा है? ये लगा है हमें बता रहा है आरंभ को। तो राइट आंसर क्या हो गया? तो आरंभ द्योतक पक्ष राइट आंसर हो गया यहाँ पे। सुविज्ञा रोज जिम जाता है, तो ये क्या है? अभ्यास द्योतक पक्ष है, रोज जाता है ना, ये अभ्यास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लड़कियां मैदान में दौड़ रही थी, तो ये सात्यता है, रही थी, रहा था, ये सात्यता है, ये अभ्यास है, और ये क्या है? आरंभ द्योतक पक्ष। राइट आंसर हो गया ए। सात्यता बोधक पक्ष किस वाक्य में है? जहां भी रहा रही रहेगा प्रयोग हो, वो सात्यता बोधक है। तो यहाँ रहा रही रहेगा प्रयोग कहाँ है? ये रहा, बाकी किसी में है नहीं है, तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। माँ ने खाना बना लिया है, पूर्णता बोधक है, और बच्चे खेल रहे हैं, ये सात्यता बोधक है। तो 5वें का राइट आंसर क्या हो गया? बी अर्थात सेकंड। तो यहाँ ये क्या है? बी अर्थात सेकंड, बच्चे खेल रहे हैं, सात्यता निरंतरता, तो ये क्या कहलाएगा आपका? सात्यता बोधक पक्ष कहलाएगा। प्रगति बोधक पक्ष कहाँ होगा? जहां सेंटेंस में ही। प्रगति बोधक पक्ष, प्रगति किससे पता चलेगा? एक तो यहाँ ही का प्रयोग होगा, और इसके बाद सेंटेंस में रहा रही रहे, ही के बाद में या तो रहा आ जाए, या रही आ जाए, या फिर रहे आ जाए, और इसके बाद में है, हो, हूं, थे, था, थी, कुछ भी आए। तो यहाँ पे क्या है? ही और रहा था, ये ही बता देता है हमें प्रगति, प्रोग्रेस है। बांध में पानी बढ़ता ही जा रहा है, तो जो पानी बढ़ता जा रहा है यही तो प्रोग्रेस कहलाया, प्रगति कहलाया। जितना पानी था उससे ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए क्या कहलाया यहाँ पे? बांध का पानी। लड़का बोलने लगा, तो ये क्या है? आरंभ द्योतक पक्ष है। नीतू सुबह सुबह संगीत पर रियाज करती है, तो पर्टिकुलर किसी एक समय पे कर रही है, अभ्यास द्योतक है। अर्पित डॉक्टर है, आवर्ती मूलक पक्ष, पहले भी डॉक्टर था, अभी भी डॉक्टर है, आगे भी डॉक्टर ही कहलाएगा। क्लियर? और ये क्या है? अभ्यास द्योतक। राइट आंसर हो गया आपका बी। आरंभ बोधक पक्ष किस वाक्य में है? नरेश अपना काम कर चुका है, तो जब कर चुका है तो शुरू कर चुका है, तो ये अपने आप में क्या है? आरंभ द्योतक नहीं, ये नहीं है। ठीक है, मरीज चलने लगा, पहले नहीं चलता था, अब चला, तो मरीज चलने लगा, ये क्या है? आरंभ द्योतक पक्ष है। वर्षा होती ही जा रही है, ये प्रगति बोधक है, ही और रही है, तो ये प्रगति बोधक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर मरीज चलने लगा, आरंभ द्योतक पक्ष बी। चिड़िया चहक रही है, वाक्य में कौन सा पक्ष है?
चिड़िया चहक रही है वाक्य में पक्ष, तो यहाँ रहा रही रही का प्रयोग हुआ है, और जहाँ रहा रही रही का प्रयोग हो बिना ही के साथ तो उसको सात्यता कहते हैं। क्रिया में वो कंटिन्यूटी होती है, तो ये क्या कहेगा, सात्यता बोधक पक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सात्यता बोधक पक्ष। चिड़िया चहक रही है वाक्य में कौन सा पक्ष है, सात्यता बोधक पक्ष है। राइट आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, सात्यता बोधक पक्ष, चिड़िया चहक रही है, राइट आंसर हो गया आपका ए। क्रिया के पक्ष की दृष्टि से कौन सा सुमेल नहीं है, अगर आपने ये कर दिया तो पूरे पक्ष वाले टॉपिक की नॉलेज चेक हो जाएगी आपकी, पूरे पक्ष के टॉपिक की नॉलेज चेक। क्रिया के पक्ष की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, एक इसमें सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, मरीज अब तो बोलने लगा, तो मरीज अब तो बोलने लगा, पहले नहीं बोलता था, ये तो आरंभ द्योतक होगा, ये गलत हो गया। घोड़ा तो दौड़ता ही जा रहा है, तो ये दौड़ता ही जा रहा है, ये ही है और रहा है, ये कहलाएगा प्रगति बोधक। ये क्या कहलाएगा, प्रगति बोधक पक्ष कहलाएगा, प्रगति बोधक पक्ष कहलाएगा ये। ठीक है, तो ये मरीज अब बोलने लगा, ये आरंभ द्योतक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी है। नवीना सो चुकी है, अब सो चुकी है, तो इसमें क्या है, कार्य है, पूर्णता है, तो ये क्या है, पूर्णता बोधक पक्ष है, ये भी गलत है, पूर्णता बोधक पक्ष, ये भी गलत हो गया। ठीक है, विद्यार्थी स्कूल जाता है, पहले भी जा रहा था, अभी भी जा रहा है, आवर्ती मूलक पक्ष। राइट आंसर केवल एक ही सही है, और वो है इसमें डी। विद्यार्थी एक दिन थोड़ा ही स्कूल गया, वो रोज जा रहा है, तो इसलिए क्या है, बार बार आवर्ती मूलक पक्ष कहलाया। तो ये था आपका वर्ती और पक्ष वाला टॉपिक। जिस तरह से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं अब तक एग्जामों में, वे सारे के सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए, इसी वजह से यहाँ लिखे हैं पिछले वर्ष के प्रश्न। तो जो भी पिछले वर्ष में प्रश्न पूछे गए वो सारा का सारा आपको यहाँ पे बता दिया गया। इससे पहले आपको वर्ती के बारे में बताया गया था। किसके बारे में बताया गया था, वर्ती। बारिश होगी तो हम भी पिकनिक पर चलेंगे, तो यहाँ बारिश के होने से पिकनिक पे जाना, तो पिकनिक जाना किस पर डिपेंड है, बारिश के होने, तो ये क्या कहलाया, संकेतार्थक वर्ती। तो इसी तरह से आपको उनके भी क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जो कल करवाए गए थे। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, मेरी जो बुक है हिंदी की, तो तमाम जो टीचिंग एग्जाम वाले बच्चे हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें इन चीजों का। ठीक है, कि आपके यहाँ जो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों से भी रिपीट होते हैं, और उसी के आधार पे आपको यहाँ ये जो मेरी बुक है सामान्य हिंदी अग्नि परीक्षा, ठीक है, इसमें वर्ती और पक्ष दिया गया है। इसमें टॉपिक वाइज आपको ये सारी चीजें दी गई है। आपको ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी। और वर्ती और पक्ष ये जो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं वो 100 से ज्यादा क्वेश्चंस है इसके अंदर, वर्ती और पक्ष के, जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये बुक आप ले सकते हो। प्राइस इस पे लिखा है वैसे 329 रुपया, लेकिन इस पे डिस्काउंट आता है और करीब करीब 200 के आसपास आपको ये बुक पड़ेगी अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। साथ के साथ किसी भी नजदीकी बुक स्टोर पे जाके भी आप ये बुक ले सकते हो। ये मेरा आपको फोटो लगा मिलेगा, कलर आपको मैंने दिखाया है। बहुत सारे टॉपिक आप लोगों ने कंप्लीट किए, इसके बाद भी जो टॉपिक बचे हैं वो कंटिन्यू हम कंप्लीट करेंगे। तो ये सब टीचिंग की बुक हैं, जो टीचिंग के एग्जाम को ध्यान में रख के ही इस बुक में सारे क्वेश्चन लिए गए टॉपिक वाइज। तो इसके अंदर टॉपिक वाइज हमने लेवल वाइज क्वेश्चंस दिए हैं, साथ के साथ उनकी आंसर की उसके साथ है। इसके साथ फिर हमने टॉपिक वाइज सुपर 60 के क्वेश्चन दिए हैं। तो कुल मिला के आपके पास एक टॉपिक के लगभग 160 क्वेश्चन इसमें हैं। तो जब हम एक टॉपिक के 160 क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन 160 क्वेश्चन के बाहर आपका क्वेश्चन किसी टॉपिक का जाएगा नहीं। सबसे पहले इसमें लेवल 1 है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे लेवल 1 के अंदर जो क्वेश्चन आसान है, जैसे
जो पीआरटी में पूछे गए हैं। इसके बाद फिर लेवल 2 के क्वेश्चन है, लेवल 3 के क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर सुपर 60 सीरीज है। तो सुपर 60 के अंतर्गत हमने 60 क्वेश्चनों को रखा है जो कि डिफिकल्ट है। तो पहले आप लेवल 1, 2, 3 के क्वेश्चन करोगे, उसके बाद आपने अगर सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं सुपर 60 के भी, तो इसका मतलब आपके हिंदी की बहुत अच्छी तैयारी है। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट से आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, सामान्य हिंदी की बुक है, अरुण कुमार के नाम से। अग्नि परीक्षा इसका टाइटल है, सामान्य हिंदी अग्नि परीक्षा की बुक। ठीक है, तो वहां से भी आप कंटिन्यू, अगर आपको प्रैक्टिस और बढ़ानी है, इसमें थ्योरी नहीं है, केवल और केवल इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। ये यूपी टेट वालों के लिए नहीं है, ये केवल DSSB, KVS, NVS और BPSC के एग्जामों के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि टेट का सिलेबस अलग है। इसके अंतर्गत DSSB, NVS, KVS और BPSC, बिहार शिक्षक भर्ती में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, PRT, TGT, PGT, उनके लिए ये क्वेश्चन हैं। अगर आपको और किसी भी तरह की असुविधा हो, दिक्कत हो, और मेरे से कुछ पूछना हो किसी भी चीज के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से उस चीजों को पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 15 मिनट है। नया टॉपिक शुरू हम करेंगे तो कंप्लीट होगा नहीं, इसके आगे हम नया दूसरा टॉपिक लेंगे कल वाली क्लास में, तो आप ये पूछ सकते हैं जी। चलो, जी जी। नहीं, सुपर टेट के लिए अभी जो बुक है वो BPSC सुपर टेट की बुक है, बिहार एग्जाम के लिए। यूपी सुपर टेट के लिए अभी कोई बुक नहीं आई है, उस पर काम करेंगे। ठीक है, अभी दूसरी बुक आनी है क्लास नोट्स के रूप में, जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में काम शुरू करेंगे फिर उस बुक पे। जी जी। नहीं, यहाँ पे MCQ क्वेश्चन नहीं होंगे। MCQ क्वेश्चन की प्रैक्टिस केवल आपको अपने लेवल पे करनी है, या फिर जो यूट्यूब चैनल है हिंदी बाई अरुण सर, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वहां पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। अगर यहाँ हम टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो लेते ही हैं, जैसे अभी पक्ष के क्वेश्चंस कराए आपको, उससे पहले वर्ती के कराए, फिर काल के वाक्य वाच्य में हम खुद एग्जाम्पल लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करा रहे थे। लेकिन अगर आपको इसके अलावा और प्रैक्टिस की नीड है तो फिर 2 तरीके आपके पास हैं, जो भी बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस करो, या फिर यूट्यूब चैनल। जी, वर्ती के लिए आप दोबारा से कल वाली क्लास सुनो। अगर वर्ती में किसी तरह का आपको डाउट है, कल वर्ती वाला टॉपिक ही आपकी क्लास में कराया गया, उसको एक बार दोबारा से सुन लीजिए। जी, अगला टॉपिक देखेंगे, ग्रुप देखेंगे, नया ग्रुप लेंगे कोई, इन पे जो डिपेंड है उसी के बारे में चर्चा करेंगे फिर कल। जी, 7 नंबर की साइड ये लो जी, ये चलो। यूपीएसआई में बिहार के लोग, हाँ, यूपीएसआई में बिहार वाले बिल्कुल फार्म भर सकते हैं। जी जी। जी, यही एक पीडीएफ है, ये आज इसको डलवा देंगे। ठीक है, दोनों पीडीएफ एक ही पीडीएफ है, वर्ती भी इसी में ही है, पक्ष भी इसी में ही है। आपके नोट्स में इसको मेंशन करा देंगे। जी जी, बहुत सारी पीडीएफ आप लोगों को मिली है, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूर्ण वर्तमान और आसन भूतकाल दोनों एक ही है, क्योंकि विद्वानों के मतभेद थे कि वर्तमान के केवल 3 ही भेद होते हैं, जिसमें सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण और तात्कालिक वर्तमान। लेकिन बाद में 2 भेद जोड़ दिए गए जिस पर लोगों को दिक्कत हुई, एक पूर्ण वर्तमान है और दूसरा संभाव्य वर्तमान। वर्तमान में कभी कार्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान की डेफिनेशन ही है कि जहां वर्तमान में कार्य चल रहा हो, तो चल रहा है तो फिर पूरा कैसे होगा। लेकिन उसी आसन भूत को उठा के पूर्ण वर्तमान बनाया गया, तो इसलिए आसन भूत और पूर्ण वर्तमान दोनों एक ही चीज है। कि भूतकाल में जो कार्य अभी अभी कुछ समय थोड़ी देर पहले हुआ, उसी को ही हम पूर्ण वर्तमान कहते हैं। जी जी। 8 नंबर क्वेश्चंस ये लो जी। हाँ, प्रोग्रेसिव प्रगति बोधक पक्ष के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है,
एक तो ही निपात का प्रयोग होगा रहा रही रहे से पहले। तो रहा रही रहे क्रिया की कंटिन्यूटी को बताता है, ही बताता है उसके प्रोग्रेस को। ठीक है, पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, बारिश तो होती ही जा रही है, आप पढ़ते ही जा रहे हो, सिलेबस खत्म होता, हाँ सिलेबस बढ़ता ही जा रहा है। ये सब क्या है? प्रगति बोधक पक्ष। चलो जी, बिल्कुल कोई भी बुक आपके पास है, सब आपकी जो अभ्यास की जो नीड है उसको पूरा करती है। जी 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 जी। नहीं, जरूरी नहीं है। जिसके पास हिंदी की पहली कोई बुक है, अगर उसमें गलतियां नहीं हैं और वो सिलेबस को कवर करती है, तो फिर आपको दूसरी नई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, बीपीएससी के लिए आप ये जरूर ध्यान रखें, बीपीएससी की स्पेशल बुक है ये। ठीक है, बीपीएससी सुपर टेट। तो अगर बीपीएससी वालों में से किसी को लेना है तो ये अग्नि परीक्षा वाली बुक ना ले, यूनिफॉक्स पब्लिकेशन की, आप ये वाली बुक आप ले, बीपीएससी सुपर टेट, क्योंकि आपका सिलेबस इसमें है और इसके अंदर थ्योरी प्लस क्वेश्चंस दोनों दिए गए। तो बीपीएससी एग्जाम आर्ट की बुक है, ये एग्जाम कार्ड की बुक है, अग्रवाल पब्लिकेशन। तो ये ध्यान रखना है, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम जो प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाले जो स्टूडेंट हैं वो केवल इसी बुक को ले, क्योंकि आपका सिलेबस इस बुक में कवर होता है। रीजन क्या है, हिंदी का जो सिलेबस है हमारा वो लगभग 80% तो सबका है इक्वल। ठीक है, चाहे वो हम डीएसएसबी हो या फिर केवीएस एनवीएस हो या फिर एकलव्य स्कूल हो या आपका बीपीएससी हो, लेकिन उसमें से 20 से 25% सिलेबस होता है अलग, और उस 20-25% के चलते बाकी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 75 से 80% आपका सिलेबस हर जगह टीचिंग और नॉन टीचिंग के एग्जाम में इक्वल है। ठीक है, लेकिन 25 से 20% सिलेबस अलग है, और जो अलग है उसी को आपको थोड़ा सा और रिवाइज अगर कर लो ढंग से, तो आप हर तरह की तैयारी हर तरह के एग्जाम के लिए अपने आप को फिट पाओगे। लुसेंट का जमाना चला गया, लुसेंट से अब कुछ नहीं पूछा जाता है, और लुसेंट में सारे टॉपिक अच्छे भी नहीं है। ठीक है, लुसेंट जीएस है, लुसेंट की हिंदी की बुक है, अब उनका जमाना खत्म हो गया। वो थी 2005-7 तक ठीक थी, वहां से चीजें आया जाया करती थी, लेकिन अब DSSB का नोटिफिकेशन 30 जुलाई से पहले कभी भी आ जाएगा। पीआरटी में बीएड वालों को अभी कहीं कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन पे ही बता पाएंगे कि बीएड वाले पीआरटी देंगे कि नहीं देंगे। जी जी, मैंने बोला कि आपके पास जो भी हिंदी की बुक है उससे आप अपने सिलेबस को मैच करो। ठीक है, ये काम आप लोगों का है। अगर सिलेबस उससे पूरा कवर हो रहा है तो आपको कोई भी दूसरी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। लुसेंट में बहुत गलती है सर, हाँ ये तो है। देखो, गलती तो आपको हर बुक में मिलेगी। अब किसी में 150 है तो किसी में 350 है। आप ऐसी कोई बुक ले लो जिसमें 10, 15, 20 गलती है, अगर आप उनको बताओगे तो उनकी करेक्शन कर दी जाएगी। ठीक है, एरर फ्री बुक निकालना इतना आसान काम नहीं है। ठीक, हाँ, बीपीएससी में हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आएंगे। जब आप जो कॉमन पेपर दे रहे हो जिसमें आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों पूछी जाती है, 75 क्वेश्चन आपके हिंदी के हैं, उसमें भी साहित्य के क्वेश्चन आएंगे। जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दे रहे हैं वहां तो साहित्य के क्वेश्चनों की भरमार रहेगी। जी 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 जी। देखो, सबसे ज्यादा ओरिजिनल जो कंटेंट है आप लोगों के लिए वो सारी चीजें ये हैं जो मैं यहाँ कराता हूँ। अब इसके अलावा आपको आवश्यकता क्या पड़ी है? केवल और केवल प्रैक्टिस की, और उसके लिए आपके लिए दो चीजें हैं। हिंदी भाई अरुण सर यूट्यूब चैनल है जहाँ पे गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर है, और दूसरा भी बुक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर के अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप 10,000 क्वेश्चन करोगे और 10,000 क्वेश्चन करने के बाद भी आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपके पेपर में 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे।
लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो टॉपिक से तो क्वेश्चन आएंगे ही, टॉपिक तो आपके यही है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के आधार पे पूछने तो उसको क्या पूछेगा वो, आप आंसर सही करके आओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी आप लोगों के लिए टॉपिक के कॉन्सेप्टों को क्लियर करना, टॉपिक को पूरा पढ़ना। ऐसे नहीं जैसे मान के चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज तक लाइफ में आपने वर्णमाला के कभी भी 5 सेक्शन पढ़े ही नहीं। वर्णमाला में वर्णों के भेद पढ़ के, उच्चारण स्थान पढ़ के आप ये मान लेते थे कि वर्णमाला कंप्लीट हो गई, जबकि उसके बाद वर्ण विन्यास वर्ण संयोग से क्वेश्चन आता है। हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान, वहां से क्वेश्चन आता है। इसके बाद पर्यटन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, आभ्यंतर और ठीक है बाह्य पर्यटन, वहां से क्वेश्चन आते हैं और उनको कोई करता नहीं है। तो इसलिए आप हमेशा कभी भी टॉपिक को पूरा पढ़ के पेपर देने गए ही नहीं हो। आप कभी भी पूरे सिलेबस को कंप्लीट करके पेपर देने गए ही नहीं हो। सिलेबस में 25% चीज तो आप पहले छोड़ के जा रहे हो। जो आपने तैयार किया 75%, उसमें से 15% आप गलत कर रहे हो। तो 15% गलत करने पर क्या 60% पे कोई मेरिट बन रही है? मेरिट नहीं बन रही है, मेरिट जा रही है 75+। समस्या यहाँ यही है कि मुद्दा आपके लिए ये है कि क्या आपको पता है कि आपका 100% सिलेबस क्या है। अब इस 100% में से कितना आप करके जा रहे हो? 75% करके जा रहे हो। 75% में से गलत कितना कर रहे हो आप? पेपर में गलत कर रहे हो 15%। 75 में से करके कितना आए आप? 60%। कितने में से? 100 में से। और 100 में से अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये बच जाता है 55। 55-60% पे कभी कोई मेरिट लगती ही नहीं है फाइनल सिलेक्शन की, मेरिट जाती है सारी 75 की। तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने उस सिलेबस को समझो जो 100% सिलेबस है। फिर उस सिलेबस के टॉपिक, उसके सेक्शन और उन सेक्शनों से टॉपिक से बनने वाली क्वेश्चंस की वैरायटी, उनसे आप वाकिफ हो। उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तब उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। और वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? 2 तरीके से, हिंदी बाई अरुण सर यूट्यूब चैनल या फिर हिंदी की किताब। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। कल लेंगे एक नया ग्रुप, उसके पढ़ेंगे और टॉपिक। ठीक है, यूट्यूब की क्लासें आपकी रहेगी है। आज यूट्यूब पे हिंदी बाई अरुण सर पर हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कार कराएंगे, वहां से क्वेश्चन आपका 1 या 2 आपके पेपर में जरूर आएगा।